तो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। इस क्लास में हम लोग हिंदी के वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जयद्रथ वध काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। आपको बताना है जो जयद्रथ वध है काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही बताया है वो लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन का सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का ही काव्य संग्रह है जयद्रथ वध। इनका और भी एक काव्य संग्रह है रंग में भंग। इसके बाद द्वापर भी इनका है, द्वापर है इनका, और रंग में भंग भी इन्हीं का है। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी का है समर्पण है, माता है, कौन कौन सा आपका, माता, समर्पण। इसके बाद युग चरण, ये सारे किनके हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं। नागार्जुन की बात करें तो इनका है शतरंगे पंखों वाली, दूसरा अपने खेत में, शतरंगे पंखे वाली और अपने खेत में, ये इनका है नागार्जुन जी का। इसके बाद रामधारी दिनकर जी का बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है रेणुका है, कौन सा है, रेणुका है, उर्वशी है। उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद इनका एक और है संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं इन्हें आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के रचनाकार कौन है। आपको बताना है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के रचनाकार यशपाल, माधवलाल सप्रे, जैनेन्द्र, शिव प्रसाद सिंह। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधवलाल सप्रे। ये कहानी किसकी है, माधवलाल सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। बात करें यदि हम लोग यशपाल की, तो यशपाल की है पुलिस की सीटी। क्या, पुलिस की सीटी, ये किसकी है, ये यशपाल जी की है। इसके बाद जैनेन्द्र की है पाजेब। पाजेब सुनी होगी आपने कई बार, ये किसकी है, जैनेन्द्र की है। शिव प्रसाद सिंह की कौन सी है, तो इनकी है दादी माँ। कौन सी रचना है, कहानी है, दादी माँ। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए या फिर रचना के आधार पर पूछा जाए या फिर आपसे बनावट के आधार पर पूछा जाए, इन शब्दों में से कोई भी एक चीज़ बता दे सकते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर। तो इसके आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द के, 3, 5, 2 या फिर 1। आपका सही आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं रचना, बनावट या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के। कौन कौन से, एक तो आपका रूढ़ शब्द हो जाता है, एक आपका रूढ़ हो जाएगा, दूसरा आपका यौगिक हो जाएगा और तीसरा जो हो जाता है योग रूढ़। तीसरा कौन सा हो जाता है, योग रूढ़। तो ये 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर शब्द के। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। आपको वो शब्द बताना है जो रूढ़ शब्द नहीं है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कपड़ा, घास,
काल होगा यहाँ पर, काला नहीं होगा, काला काला होगा तो विशेषण हो जाएगा, काल है यहाँ पर। इसके बाद कुपुत्र। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कुपुत्र। कु प्लस पुत्र, यानी कि जो पुत्र कुपुत्र हो, यानी कि अच्छा ना हो। आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। और ये रूढ़ नहीं है तो कैसा है, तो ये हो जाएगा आपका यौगिक शब्द, है ना। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके और ज़्यादा टुकड़े ना हो सके, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घास है, घास का आप और टुकड़े करके नहीं लिख सकते, घा अलग लिख देंगे, शा अलग लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। कपड़ा जब पूरा शब्द लिखा होगा तभी कोई अर्थ देगा। काल भी जब पूरा काल लिखेंगे, का को अलग लिख देंगे, ला को अलग लिख देंगे, तो फिर कोई भी अर्थ नहीं देगा, है ना। तो इनके और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। जिसका टुकड़े कर सकते हैं, जैसे कु अलग लिख दो, कु मतलब बुरा, पुत्र मतलब बेटा, है ना। तो ये दोनों ही अलग अलग लिखने पर भी अर्थ देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुपुत्र हो जाएगा। और एक कौन सा शब्द होता है आपका, योग रूढ़। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो किसी तीसरे ही अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि आपके जो भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भभूत शब्द का तत्सम है। आपको बताना है भभूत का तत्सम क्या हो जाएगा। विभूति हो जाएगा, भभूति हो जाएगा, बभूति हो जाएगा, या फिर भवभूति हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभूति। क्या होगा, विभूति भभूत का तत्सम रूप हो जाएगा। क्लियर। तत्सम जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का रूप बदलकर प्रयोग होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ से उच्चारित है। आपको बताना है वाह, शा, ई या फिर हा। तो देखिए कौन सा है जो जिसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। वाह की बात करें तो वाह तो आपका ओष्ठ हो जाएगा, है ना, ओष्ठ है वाह। इसके बाद शा, ये शा तो आपका मूर्धा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। इसके बाद ई आपका तालु से बोला जाता है, तालब हो जाएगा, है ना। इसके बाद बचा ऑप्शन सी, हा। ये जो हा है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। किसका, हा का। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जहाज, खेत, तालाब या फिर नदी। तो देखिए आपको जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। देखिए जैसे जहाज खराब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। खेत हरा भरा है या फिर खेत सूखा है तो ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। तालाब सूख गया, ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नदी बह रही है, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, वह बहुत मोटी लड़की है, वाक्य में सर्वनाम का भेद है। आपको बताना है वह बहुत मोटी लड़की है, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। अनिश्चयवाचक जब हमें किसी चीज़ का निश्चित पता नहीं होगा, कौन आया, क्या हुआ, वहाँ पर अनिश्चयवाचक होता है। निजवाचक में जब हम अपनी बारे में बात करते हैं, अपनी वस्तुओं को, यह मेरी है ना, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम। वह बहुत मोटी लड़की है, यानी कि किसी की तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि हाँ वही, एक ही इंसान की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वह बहुत मोटी लड़की है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, असहाय व्यक्ति से खाया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है।
तो देखो खाया नहीं जाता, किससे नहीं खाया जाता? असाह व्यक्ति से। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? खाने की। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? व्यक्ति पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? भाववाच्य। यहाँ पर जो आपका वाच्य हो जाएगा भाववाच्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आत्मा का विशेषण रूप है। आपको बताना है कि आत्मा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा, आत्मिक हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, या फिर अनुवाद हो जाएगा। तो देखिए आत्मा का जो विशेषण रूप होता है क्या होता है? आत्मिक। आत्मा का जो विशेषण रूप बनेगा आत्मिक बनेगा। ऋषि का विशेषण क्या बनता है? तो ऋषि का विशेषण बनता है आर्ष। क्या बनता है? आर्ष। इसके बाद ईश्वर का ईश्वरीय बन जाएगा विशेषण, ईश्वरीय, ये हो जाएगा विशेषण। अनुवाद का अनुचित, अनुवाद का क्या बन जाएगा? अनुचित बन जाएगा विशेषण, अनुचित। ठीक, तो साथियों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको समय पर मिलती रहें। तो साथियों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।